आज हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं। और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। रीजन ये है कि इस समय जब आप लोग को मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 45 ईयर की ऑल टाइम हाई पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। और ये बात उस समय की है जब हमारी इकोनॉमी एक ठीक ठाक पेस से ग्रो कर रही थी और एक समय तो हम लोग वर्ल्ड की फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी थे। और उसके बाद भी वी आर ऑन द सेकेंड पोजीशन। चाइना के बाद हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए थे। तब भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे था। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से पिछले 3 महीनों से या उससे ज्यादा समय से इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, लॉकडाउन है, सारी चीजें बंद हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादातर सेक्टर भयानक रिसेशन में आ गए हैं। पॉवर्टी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ कुछ फील्ड ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, जिसमें डिजिटल फील्ड, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एफएमसीजी कंपनियां काफी अच्छा काम कर रही हैं और पार्ले जी ने पिछले 60-70 सालों में हाईएस्ट सेल करी है। ब्रिटानिया ने अपना प्रॉफिट मार्जिन 100% बढ़ा लिया है। 200% की ग्रोथ आई है इस बार, जो उनका रिजल्ट आया है लास्ट अभी रिसेंटली इस क्वार्टर का। और पार्ले जी इस समय गरीबों की रोटी के नाम से काफी फेमस हो गया, क्योंकि उसका वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और हम लोग ने एक बार बात करी थी फाइंडिंग गोल्ड एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो पार्ले क्योंकि 5 रुपए का प्रोडक्ट बनाता है, लाइक नेस्ले मैगी और बहुत सारे HUL और ITC, ये सारे लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए भी उतने ही क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं जितने की वो पिरामिड के, सोशल पिरामिड के एपेक्स लेवल के लिए बनाते हैं। यानी कि कैडबरीज 5 रुपए वाला एक गरीब से गरीब तबके का इंसान भी कंज्यूम कर सकता है और एक टॉप बिजनेसमैन या जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है वो भी वही कंज्यूम करता है। तो इस तरह से पार्ले जी, नेस्ले, कैडबरीज, ये सारे के HUL, ये सारे के सारे लोग वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो बॉटम ऑफ पिरामिड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सके और वो बॉटम ऑफ पिरामिड के लोगों को भी उतनी ही क्वालिटी का प्रोडक्ट और उनके लिए बहुत ही रीजनेबल रेट पे साइज छोटा करके अवेलेबल कराते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी पैक होते हैं उनमें कॉस्ट भी काफी इफेक्टिव होती है। अगर आप कोई 10 ग्राम का कोई पाउच या किस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप उसका अगर 500 ग्राम्स का या 1 kg का करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो बेसिकली एक तरह से उनका प्रमोशन के भी काम आता है, वो जो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं। और क्योंकि गरीब लोग भी बहुत ज्यादा उनकी अर्निंग नहीं होती है, डिस्पोजल इनकम काफी कम होती है, इसलिए भी उनको वो उसी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हैं। तो हम लोग आज बेसिकली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप या डिजिटल सेक्टर के अलावा मैंने आज जैसे आपको बताया कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, क्योंकि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं और चारों तरफ कोविड का कहर है। दैट्स व्हाई फार्मा सेक्टर और उससे जुड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। जो सेक्टर पिछले 3-4 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा था वो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। पिछले 2-3 महीनों में फार्मा सेक्टर ने 50-60% के रिटर्न दिए हैं। तो उसके बाद हम लोग डिजिटल सेक्टर की बात करते हैं। डिजिटल सेक्टर में अगर आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जेफ बेजोस और अमेजोन ने अपनी वेल्थ को, अपने शेयर प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। साथ ही साथ अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 1-2-3 महीनों में दुनिया से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है। और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सबने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, उनके जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बनने जा रहा है और यहाँ पे मोबाइल पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, नेट का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जियो के आने के बाद से इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम करने वाली कंट्री बन गया है और हमारे जो डेटा के रेट है वो दुनिया में सबसे कम है। ऑन एन एवरेज 100 रुपीज का रेट चल रहा है अक्रॉस द ग्लोब पर GB,
हमारे यहाँ अप्रॉक्स 10 रुपीज 5 रुपीज पर जीबी का डेटा का रेट चल रहा है। तो क्योंकि हम लोग डेटा बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं और बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, तो गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, फेसबुक को ये लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिया उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट होने जा रहा है। सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ इंडियन मार्केट में ही आ रही है, अभी तक आ रही थी पिछले कई सालों से, और इधर 2-3 महीनों में क्योंकि लॉकडाउन था और लोगों के पास कुछ खास करने के लिए नहीं था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम किया है। फेसबुक चैनल्स की बाढ़ आ गई है, सब्सक्राइबर बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। कैरी मिनाटी और इन सब लोगों ने 25-25 मिलियन तक के सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं, और जितने भी यूट्यूब चैनल थे उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को 2-3 महीने में डबल कर लिया है। तो इस तरह से हम देखें सबसे ज्यादा बूम है वो डिजिटल सेक्टर में है, और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, जियो, फ्लिपकार्ट, इन सब के प्रॉफिट मार्जिन्स, ग्रोथ, सेल्स, टर्नओवर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए हैं। तो जहां पे कुछ सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करें तो अगर आप लोग अपने आप को डिजिटली अपग्रेड करते हैं, आप इन चीजों को समझ जाते हैं, या फिर कोई भी बिजनेसमैन जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था वो अपने आप को डिजिटली इंप्रूव करता है, डिजिटल चीजों को कंज्यूम करता है और इन सब चीजों को समझ जाता है, तो वो डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत तेजी से ग्रो करेगा, उसका बिजनेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। और मैं इसके आने वाली स्लाइड्स में, इसमें अप्रॉक्स 48 स्लाइड्स हैं इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं आपसे कि बिजनेस को किस तरह से, अगर वो डिजिटल जाते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल या कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको डिजिटली इंप्रूव करती है या डिजिटल चीजों को अडॉप्ट करती है तो उससे क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं उसको। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अनमोल, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके पास? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स। स्टीव जॉब, वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रैंसन, लैरी पेज, जैक मा, एलन मस्क, सैम वॉल्टन, ओपरा विनफ्री, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, ये इन लोगों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये सारे के सारे विदेशी हैं। हम लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग नारायण मूर्ति के बारे में बात करेंगे, हम लोग धीरू भाई अंबानी के बारे में बात करेंगे, हम लोग मुकेश अंबानी के बारे में बात करेंगे, और बाकी सारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओयो के फाउंडर और ओला के फाउंडर, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो टॉप 10 की लिस्ट है, बेसिकली इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, क्योंकि सब अपने आप में महान है, सब अपने आप में यूनिक है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, सब अपने अपने सेक्टर के महारत हासिल रखते हैं, महारथी हैं अपने अपने सेक्टर के। तो हम लोग क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों पैरामीटर में एकदम फिट आते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जितने भी 10 के 10 लोग हैं, इन्होंने अपने आप को डिजिटली ग्रो किया है। अगर डिजिटल चीजें नहीं होती तो शायद ये लोग दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान और सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाते। तो हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। आगे आने वाली क्लास में हम इनके बारे में एक एक क्लास पे डिटेल में केस स्टडी करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा। सारे लोग, आप लोग इन लोगों को पहले से ही पहचानते होंगे। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जेफ बेजोस से। होप आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इमेज ब्लर होगी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जेफ बेजोस इस समय दुनिया के सबसे रईस इंसान है, और ये 2018 का डेटा है। तब भी उनकी नेटवर्थ 162 बिलियन डॉलर थी, विच इज मोर देन नियर अबाउट 50 to 100 कंट्रीज टोटल जीडीपी। अगर आप दुनिया के कुछ 50 से 100 छोटे देशों की टोटल जीडीपी को क्लब कर दें, तब भी वो जेफ बेजोस की टोटल वेल्थ से कम ही आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना बड़ा हो सकता है, एक कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, कितना पैसा कमाया जा सकता है अगर आप अपने आप को डिजिटली ग्रो करते हैं, अगर आपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आपके अंदर लीडरशिप एबिलिटी है,
और अगर आप टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल कर ले जाते हैं और सोसाइटी की और लोगों की नीड को फुलफिल करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे और आपके सारे स्टेक होल्डर ग्रो करने वाले हैं। तो ये दुनिया के वो महान नायक हैं जिन्होंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करी, डिजिटल चीजों को इस्तेमाल किया और दुनिया पे एक तरह से ये राज कर रहे हैं। तो अमेजॉन की नेटवर्क, इनकी जेफ बेजोस की $162 बिलियन थी 2018 में। उसके बाद इनकी नेटवर्क काफी कम हो गई थी। रीजन ये था कि इन्होंने काफी सारी अपनी जो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 30%, 25 to 30% जो शेयर थे वो उन्होंने मैकेंजी बेजोस जो इनकी वाइफ थी वो उनको दे दिए थे जब इनका डिवोर्स हुआ था। उसके बाद उन्होंने फिर से बहुत तेजी से वेल्थ कमा ली और वापस 150 बिलियन पे आ गए। और मैकेंजी बेजोस के पास भी मेरे ख्याल से 50-60 बिलियन डॉलर की समय टोटल वेल्थ होगी। तो अगर आप दोनों की वेल्थ को क्लब कर दें तो वो 200 बिलियन डॉलर के ऊपर निकल जाएगी, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। तो जेफ बेजोस ने अपना सफर शुरू किया था एक छोटे से गैराज से, और ये सक्सेसफुल कॉर्पोरेट लीडर थे। एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे थे, और इन्होंने ये सोचा कि जब मैं 80 साल का होऊंगा तो क्या जो मैं अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी को वापस पीछे देखूंगा कि जो मैंने जिया है तो मैं अपने आप से सेटिस्फाई होऊंगा। तो उनको लगा शायद वो सेटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि वो अपने ड्रीम को जी नहीं पा रहे हैं। उनका जो विजन था पूरी दुनिया को कुछ देने का, वो इस जॉब पे उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन अपनी ईगो को सेटिस्फाई वो नहीं कर पा रहे हैं। और अपनी वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। उनके बॉस और उनके कलीग्स ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपकी सेटल लाइफ है और इतनी अच्छी सैलरी है, आपको क्या लगता है कि आप इंटरनेट पे कुछ काम करके और इतना पैसा कमा लोगे। और ये उस समय की बात है जब इंटरनेट बिल्कुल ग्रो नहीं किया था, बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट का यूज नहीं करते थे, मोबाइल फोन भी नहीं होते थे। इवन 2000 के आसपास मोबाइल फोन बनने शुरू हुए, बहुत भारी क्वालिटी के होते थे, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था। और लेकिन हाँ, इंडिया में ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन हाँ यूएसए में उस समय हमसे एक्चुअली यूएसए ऑलरेडी 10-15 साल आगे चलता है, तो वहां पे इंटरनेट चल रहा था, डेस्कटॉप थे और उतने ज्यादा स्मार्टफोन नहीं होते थे। लेकिन उन्होंने डेस्कटॉप के हेल्प से एक छोटी सी गैराज से ऑनलाइन बुक बेचने का काम शुरू किया। और अमेजॉन बेसिकली पहले सिर्फ बुक्स में डील करती थी, और एक समय ऐसा भी था जब जेफ बेजोस के पास कोई टीम नहीं थी। पहले वो इंटरनेट पे ऑर्डर लेते थे, फिर वो वेंडर से जितना भी इन्वेंट्री आती थी बुक्स की, इसको कलेक्ट करके अरेंज करते थे अपने गैरेज में खुद ही, और उसके बाद वो डिलीवरी देने भी जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंसान इस समय प्लेनेट का सबसे अमीर इंसान है, उसने खुद भी घर घर जाके प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं। तो जैसे आप लोगों से कभी क्लास में मेरी बात होती है तो आप लोग कहते हैं सर सेल्स की जॉब नहीं करनी है और क्या डोर टू डोर जाना होगा। तो आप ये सोचिए कि जब प्लेनेट का सबसे अमीर इंसान अपनी इच्छा से वाइस प्रेसिडेंट की जॉब से रिजाइन करके और वो डोर टू डोर जाने के लिए तैयार है क्योंकि उसको पता है कि वो ग्रो करने वाला है। और मैं एक एग्जांपल आपको और दूंगा, एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का, निरमा के बारे में सब जानते हैं। निरमा के जो फाउंडर हैं करसन भाई, करसन भाई ने भी 10 साल तक साइकिल पे दुकान दुकान पे जाके निरमा बेचा, और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा कर लिया। और एक समय HUL और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियां भी इनको कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी। बाद में अभी इनके प्रोडक्ट काफी अच्छे हो गए, लेकिन हाँ, निरमा पूरी इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया था। और करसन भाई ने उसकी शुरुआत करी थी, वो साइकिल से घर घर जाके निरमा बेचते थे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कभी भी हमें स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, एक मेंटर ढूंढना है, उससे गाइडेंस लेना है, एक अपना विजन बनाना है, और उसके बाद हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना है। तो जेफ बेजोस ने खुद एज ए डिलीवरी मैन काम करना शुरू किया, और उसके बाद ग्रो करते 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 वो इस प्लेनेट के सबसे अमीर इंसान बन गया। और आप जानते हैं इस समय अमेजॉन सुई से लेके बड़ी बड़ी प्रोडक्ट तक सारी चीजें बेचता है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में वो काम कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल में केस स्टडी करेंगे अमेजॉन की, और साथ ही साथ इनका अमेजॉन प्राइम
उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनका किंडल प्लेटफॉर्म आया, किंडल प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन लेके आए। पहले बुक्स लोग फिजिकल फॉर्म में पढ़ते थे, बाद में जब उन्होंने किंडल लॉन्च किया, छोटा सा टैबलेट होता है और काफी इफेक्टिव है वो, और जो लोग बुक रीडिंग के शौकीन हैं उनको जरूर खरीदना चाहिए। तो किंडल में सैकड़ों बुकें, हजारों बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बुक स्टॉल पे नहीं जाना, आपको सर्च नहीं करना। जो बुक आपके सिटी में अवेलेबल नहीं है वो भी आप डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं। तो किंडल, अमेजॉन प्राइम, इस तरह के वो इनोवेटिव प्रोडक्ट लगातार ऐड करते जा रहे हैं और अभी भी वो नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और इस बंदे ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, 20-21 साल की एज में एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई फेस मैस के नाम से, और आपस में लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे, और वो धीरे धीरे करते करते इतनी बड़ी हो गई कि दुनिया की पॉपुलेशन का 40% लोग इस समय फेसबुक यूज कर रहे हैं, और दुनिया की पॉपुलेशन के लगभग 60% के अप्रॉक्स लोग इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले शायद 10-20 सालों में ये पेनिट्रेशन 100% हो जाएगा, यानी कि 100% लोग सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल कर रहे होंगे और 100% लोग इंटरनेट पे होंगे, एक्सेप्ट वेरी फ्यू जो नहीं यूज कर पाएंगे किसी वजह से, तो वो अलग बात है। तो इस तरह से ये डिजिटल स्पेस बहुत ग्रो कर रहा है, हर साल बहुत ज्यादा कंज्यूमर इसमें आ रहे हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, मजे मजे में उन्होंने साइट बनाई थी, आपस में लोग इंटरेक्ट करते थे, और धीरे धीरे बढ़ते उनकी कंपनी काफी बड़ी हो गई, और इस समय उनकी एस्टिमेटेड जो वेल्थ है वो नियर अबाउट 70-80 बिलियन डॉलर के आसपास है। 2018 में 67 बिलियन डॉलर थी, और वो वर्ल्ड के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। और उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, कई बार उनको कोर्ट में तलब किया गया, और अभी भी इस समय अमेरिका में एक सुनवाई चल रही जिसमें सारे टॉप सीईओज को बुलाया गया है, जिसमें जेफ बेजोस है, मार्क जुकरबर्ग है, और सुंदर पिचाई है गूगल के, इन सारे लोगों को बुलाया गया है, और वो सारे लोग अपनी सफाई दे रहे हैं कि वो किस तरह से मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं और किस तरह से डेटा लोगों का प्राइवेसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मार्क जुकरबर्ग ने भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए, और जब इन्होंने अपना आईपीओ फर्स्ट टाइम लिस्ट किया था मार्केट में, तो वो सक्सेसफुल लिस्टिंग नहीं थी। उसके बाद वो काफी समय तक नीचे चलता रहा, और लोगों को लगा कि शायद फेसबुक अब कमजोर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फेसबुक ने अब सारे कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके अक्वायर कर लिया। व्हाट्सएप उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होने वाला था, मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को अक्वायर कर लिया। बाद में ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम उनको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देगा, और शायद क्या जिस तरह से फेसबुक ने ऑर्कुट को बर्बाद कर दिया था, खत्म कर दिया था, उस तरह से क्या इंस्टाग्राम आगे चल के फेसबुक को खत्म कर देगा। तो मार्क जुकरबर्ग ने इस चीज को देखा, आइडेंटिफाई किया, और इंस्टाग्राम के ऊपर प्रेशर बना के इंस्टाग्राम को भी अक्वायर कर लिया। तो इनकी ये स्ट्रेटजी होती है, इसीलिए बेसिकली सीनेटर्स ने, अमेरिका के सीनेटर्स ने इनको इनवाइट भी किया, बुलाया भी है, उसके ऊपर इनसे क्वेश्चन आंसर भी किए जा रहे हैं कि आप सारे कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर कर लेते हैं तो आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फेयर मार्केट कंडीशंस के लिए अच्छी नहीं होती है। तो बिजनेसमैन खैर ये अपना करते ही हैं, उनको अपने आप को ग्रो करना है, कंपटीशन को रिमूव करना है, तो ये बिजनेसमैन का इनहेरेंट नेचर होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया, और धीरे धीरे से वो पूरे सोशल बिजनेस में, सोशल डिजिटल दुनिया में राज कर रहे हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है कि इनको किंग मेकर कहा जाता है। और अगर आज की तारीख में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म चाह ले कि ये पर्टिकुलर लीडर इस पर्टिकुलर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, नेटवर्क की वजह से, इतने ज्यादा डीप पेनिट्रेशन की वजह से, इतना ज्यादा ब्रेन वॉशिंग, डिजिटल ब्रेन वॉशिंग की वजह से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं और कहीं हद तक चेंज कर देती हैं। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत ज्यादा योगदान था, और जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, और उनकी उस मार्केटिंग डिजिटल कैंपेन की वजह से
शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन पाए थे। और एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए जब लास्ट टाइम इलेक्शन हो रहे थे तो ये माना जा रहा था कि बिल क्लिंटन की वाइफ हिलरी क्लिंटन डेफिनेटली जीतेंगी, सबको पता था एक तरफा जीतने वाली है। लेकिन एकदम से सरप्राइज आया और पता चला कि नहीं, हिलरी क्लिंटन हार गई है और प्रेसिडेंट कोई और बन गया है। और बाद में ये कहा गया कि इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और रशिया के कुछ बड़े बड़े हैकर्स ने और रशिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत सारी मीडिया कंपनियों के साथ टाई अप करके और जानबूझ के हिलरी क्लिंटन को हराया। तो यानी कि हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे हमारा ब्रेन वॉश हो रहा होता है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारी एक एक एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और हमारे हॉबी के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से वो हमें ऐड दिखाते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो मार्क जुकरबर्ग इस समय डेफिनेटली दुनिया पे राज कर रहे हैं, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, और डिजिटली इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ करी दुनिया में, अपनी वेल्थ भी बनाई और दुनिया को आपस में कनेक्ट भी किया। एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं करते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स अपना खुद का डेवलपमेंट करते हैं, अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करते हैं, पूरी दुनिया का डेवलपमेंट करते हैं। इन एंटरप्रेन्योर्स की वजह से दुनिया कई 100 सालों आगे चली जाती है। अगर आप सिर्फ जो अपनी स्क्रीन पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स को देख रहे हैं, अगर ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते तो शायद हम लोग 200-400 साल पीछे वाली दुनिया में जी रहे होते। कैसे, मैं ये आपको अभी प्रूव करके बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे लाना चाहूंगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स। बिल गेट्स ने न सिर्फ इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे बहुत लंबे समय तक राज किया, अभी भी वो टॉप 5 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में है और सबसे इस प्लेनेट पे सबसे लंबे समय तक वो सबसे अमीर इंसान बने रहे। उन्होंने दिनों रात मेहनत करी, आप लोगों की एज से बहुत ज्यादा छोटे एज से उन्होंने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज्यादा पैशनेट थे कोडिंग के लिए। और उन्होंने ये काम उस समय किया था जब ग्राफिक्स जीयूआई होता ही नहीं था, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस क्या होता है किसी को पता ही नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर होते थे, टाइपिंग होती थी, डिफिकल्ट कमांड्स होते थे और सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे साइंटिस्ट कैटेगरी के लोग ही कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे और उसमें भी वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन यूज करते थे और सिर्फ कमांड्स का यूज करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल होता था, कोई भी ग्राफिक्स नहीं आता था, कोई कलर नहीं आते थे। ऐसे समय में बिल गेट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करी, कोडिंग करी और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को बड़ा किया और वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने। और इस समय मोर देन 99% कंप्यूटर में दुनिया के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही चल रहा है। और आप जरा कल्पना करिए, मोनोपोली है इसकी, कोई कंपटीशन नहीं है। एप्पल का मैकिंटोश है लेकिन बहुत कम लोगों के पास है, वो टॉप ऑफ द पिरामिड के ऊपर कैटर करता है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि फिर से मैं एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने फाइंडिंग गोल एट द बॉटम ऑफ पिरामिड वाली थ्योरी पे अमल किया और उन्होंने सारे लोगों को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करा दिया बहुत ही रीजनेबल रेट पे। और जैसे कि हमें से इंडिया में तो मोर देन 50% लोग पायरेटेड विंडोज का यूज करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट जानता है और उसको रोक सकता है, लेकिन उसमें भी उसका बहुत सारा एडवांटेज है। वो चाहता है कि दुनिया की सारी पॉपुलेशन उसके प्लेटफॉर्म पे रहे और उसको भी बहुत तरह से उसका एडवांटेज होता है, डेटा कलेक्ट होता है, एडवर्टीजमेंट में काम आता है और बहुत सारे एडवांटेज होते हैं जिसकी वजह से वो बंद नहीं करते हैं, पायरेसी को भी बंद नहीं करते, चाहे तो बंद कर सकते हैं। जिस तरह से मैकिंटोश आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आप विंडोज को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिना लाइसेंस के। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा सख्ती जानबूझ के नहीं करता, वो चाहता है कि सारे लोग उसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का और उसी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो माइक्रोसॉफ्ट ने और बिल गेट्स ने दुनिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया। न सिर्फ उन्होंने अपनी वेल्थ को बहुत ज्यादा बढ़ाया, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने रहे बहुत लंबे समय तक, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया। आप सोचिए, हमारा सारा का सारा स्कूल, कॉलेज, डिफेंस सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम, एविएशन सेक्टर, सारी ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ आपस में विंडोज से कनेक्ट है, कंप्यूटर से कनेक्ट है। और अगर इन कंप्यूटर से विंडोज को हटा दिया जाए तो आप सोचिए शायद हम लोग एंशिएंट एज में चले जाएंगे। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर न सिर्फ अपने लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, अपनी सोसाइटी का एडवांटेज करते हैं,
बाकी सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं और पूरी दुनिया के लिए मसीहा की तरह काम करते हैं। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट को आप सिर्फ सब्जेक्ट की तरह मत समझिएगा, आप इसको अपनी लाइफस्टाइल की तरह इस्तेमाल करिए और ये सब्जेक्ट आपकी लाइफस्टाइल बन जाए अगर, ऐसा मैं चाहता हूं, मैं उस तरह का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए मैं दिनों रात आपके लिए रिसर्च कर रहा हूं और आपको मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो जाती है तो मैं इन सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके और आपको उसको अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप उनको बार बार देखें। और जो लोग क्लास नहीं अटेंड कर सके किसी वजह से, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, शायद वो रूरल एरिया में बैठे हुए हैं और अभी डिजिटल पेनिट्रेशन वहां पे इतनी अच्छी नहीं हो पाई है, नेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी इन सारे लेक्चर से अपने आप को अपग्रेड कर पाए और वो एक बेहतर बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या एक बेहतर सिटीजन बन पाए आने वाले समय में। तो ये हम लोग ने बात करी महान एंटरप्रेन्योर, महान डिजिटल एंटरप्रेन्योर बिल गेट के बारे में। हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं, तो बात करते हैं वॉरेन बफेट साहब की, ओरेकल ऑफ ओमाहा, फाइनेंस इंडस्ट्री के, इन्वेस्टिंग के गॉड और मेरे फेवरेट एंटरप्रेन्योर। और मैं शायद दुनिया में मेरे लिए तो वॉरेन बफेट गॉड के समान है। मेरी मम्मी को ये चीज बहुत बुरी लगती है मेरी, अगर मैं घर पे कभी ऐसा बोल देता हूँ। स्टिल ये मेरे फेवरेट हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे आइडियल हैं और मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत सिर्फ 11 साल की एज में, और शायद उससे पहले भी करी थी। 11 साल की एज में इन्होंने अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना है और ये सोच के 11 साल के एज में स्कूल से आने के बाद वो डोर टू डोर जाके उस समय कोका कोला बेचते थे मॉर्निंग में कड़ाके की ठंड में, क्योंकि यूरोप और यूएसए में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जब एक छोटा बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ रहा है और हम लोग सुबह रजाई से ठंडी के दिनों में बाहर नहीं निकल पाते हैं, ऐसे समय में ये बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते थे और कड़ाके की ठंड में घर घर जाके वो न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर ये जब कॉलेज से वापस आते थे तो घर घर जाके कैडबरीज के प्रोडक्ट, कोका कोला के प्रोडक्ट बेचते थे। और इन्होंने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, कोका कोला, कैडबरीज और भी जो जिन प्रोडक्ट्स को ये मार्केट करते थे और उस प्रोडक्ट को ये आइडेंटिफाई कैसे करते थे कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, तो उनको कौन सी कोल्ड ड्रिंक बेचनी है, इसके लिए उन्होंने वो क्या करते थे कि वो एक जनरल स्टोर के सामने खड़े हो जाते थे और वहां पे वो काउंट करते थे कि जितने लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है, उसके बाद अपने यूज बॉटल की कैप को उन्होंने फेंका, वो काउंट करते थे, सारी कैप उठा के घर ले आते थे। फिर वो काउंट करते थे कि कौन सी कैप सबसे ज्यादा उनको मिली, यानी कि अगर कोका कोला की कैप उनको सबसे ज्यादा मिलती है तो दैट मीन्स कोका कोला का कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और अगर वो उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो वो सबसे कम एफर्ट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो आप सोचिए एक 11-12 साल के बच्चे के अंदर कितनी ज्यादा स्किल्स और वो कैसे आइडेंटिफाई करा। शायद मेथड बहुत आसान है लेकिन इस तरह से लोग काम नहीं करते हैं। अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग एमबीए करने के बाद भी इस तरह से काम नहीं करते हैं। उसी बहुत बचपन में ही उन्होंने अपने आप को एक बुक लेके आए थे अपनी पास की लाइब्रेरी से, 1000 ways to make $1000, और वो बुक लेके उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके कुछ बहुत सारे आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और जिसमें से उन्होंने वहां पे बार्बर शॉप में पिनबॉल की मशीन लगाई, उसके साथ टाई अप किया कि आप बार्बर शॉप में जो लोग वेटिंग में होते हैं, जब बाल नहीं कटवा रहे होते हैं वो, तो उस समय वो खाली बैठे होते हैं, तो आप अपनी मशीन, ये गेम वाली मशीन उनको ऑफर कर सकते हैं और आप उनसे चार्ज कर सकते हैं और हम लोग आपस में रेवेन्यू बांट लेंगे। इंस्टॉलेशन का खर्चा मेरा है और हम लोग रेवेन्यू बांट लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया और बाद में उन्होंने उस बिजनेस को काफी अच्छे रेट पे किसी दूसरे को बेच भी दिया। तो बचपन से ही उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप थी और बचपन में उन्होंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था कि मैं आगे चल के बिलियनर बनूंगा और उन्होंने उस चीज को पूरा भी कर दिया। बफेट ने अपनी 75%, 76% वेल्थ चैरिटी कर दी है, वर्ल्ड के टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और इतनी ज्यादा वेल्थ को चैरिटी करने के बाद स्टिल ही इज मतलब टॉप लिस्ट में वो बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड के हमेशा सेकेंड, थर्ड रिचेस्ट रहते ही हैं। ये जब का डेटा है उस समय इनकी नेटवर्थ $84 बिलियन थी और वो सेकेंड रिचेस्ट मैन थे जब ये इमेज बनाई जा रही थी। और उसके बाद उन्होंने लगातार अपने आप को इम्प्रूव किया
और ये एक ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया, कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, स्टिल उन्होंने लगातार सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और इन्वेस्टिंग से ही वेल्थ क्रिएट करी। और उसके लिए उन्होंने मेंटर ढूंढा था बेंजामिन ग्राहम को। बेंजामिन ग्राहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने उनकी बुक को रेफर किया और उन्होंने उनको लगा कि जो टीचर इतनी अच्छी बुक लिख सकता है तो मुझे सिर्फ उसी से पढ़ना है। और उसी से पढ़ने के लिए उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ पे बेंजामिन ग्राहम, जिनको शॉर्ट में बेल ग्राहम भी कहते हैं, बेंजामिन ग्राहम जहाँ पे पढ़ाते थे उसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया। और बेंजामिन ग्राहम से इन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा, इन्वेस्टमेंट सीखा। और उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ प्रोफेसर काफी लंबे समय तक पढ़ाया भी। उसके बाद बेल ग्राहम जब रिटायर हो गए, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग फर्म खोली। तो बेल ग्राहम को इन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन बेंजामिन ग्राहम क्योंकि ज्यूस थे, यहूदी थे, तो उन्होंने वो सिर्फ यहूदी लोगों को ही अपने पास रखते थे, तो उन्होंने उस समय वॉरेन को मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं रखूंगा। लेकिन वॉरेन बफेट ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए इतना अच्छा काम किया, अपने आप को इतना फेमस कर लिया कि बाद में बेंजामिन ग्राहम ने खुद उनको कॉल किया और उनको अपनी फर्म में काम करने के लिए इनवाइट किया। और वॉरेन बफेट ने उनके साथ काम किया, बहुत सारी स्किल सीखी। तो इससे एक चीज हमें ये समझ में आती है कि आप लोगों को एक मेंटर आइडेंटिफाई करना होगा जिससे आप प्रॉपर सीख पाए, और आपको अपने लाइफ का एक गोल बनाना होगा। आपको सब चीज नहीं पढ़नी है, हर एक चीज नहीं देखनी है, आपको सिर्फ वो चीज करना है जो आपके गोल स्टेटमेंट में फिट होती है। तो हमें वॉरेन बफेट से ये सीखने की जरूरत है कि उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी छोड़ी, बहुत सारे प्रोफेसर को छोड़ा, सिर्फ उनको पता था कि उनको क्या करना है। तो उनको पता था कि अमेरिका में उनके लिए बेंजामिन ग्राहम एक राइट पर्सन है, एक राइट टीचर है। तो वो उनके पास गए, उनसे उन्होंने सीखा और उसके बाद उसको उन्होंने प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया और वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट बन गए, बहुत लंबे समय तक बने रहे, अभी भी हैं। और उन्होंने अपनी 75% वेल्थ को चैरिटी करने के बाद स्टिल वो टॉप 5 में है। और अभी 87-88 ईयर की एज में भी वो हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं। अभी भी वो उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने आज से 35-40 साल पहले खरीदा था। वो वही कार चलाते हैं जो उन्होंने बहुत पहले खरीदी थी। उनके पास कोई ड्राइवर नहीं है, वो खुद अपनी कार ड्राइव करते हैं और मैक्सिमम समय वो अपनी लर्निंग में और चैरिटी करने में चलाते हैं। और इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं जिनके साथ वो हैंग आउट करना पसंद करते हैं वो है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के साथ ये सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और बिल गेट और इनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा था कि उनकी आपस में 30 मिनट्स की एक मीटिंग थी और वो बैठे तो वो कई घंटे तक दोनों बैठे रहे और दोनों ने एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लिया कि शायद उनको एक दूसरे से बहुत एडवांटेज मिल सकता है, इसलिए वो दोनों लोग अभी तक साथ में काम कर रहे हैं। और वॉरेन बफेट ने जो चैरिटी करी है वो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन को करी है, जिसके जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रोसॉफ्ट की। और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन इंडिया में भी बहुत सारा काम करता है। तो ये दोनों महान डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और हमें इनसे बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्टीव जॉब की। दोस्तों, स्टीव जॉब ने एप्पल, जो कि इस समय दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से भी काफी ज्यादा हो गई थी एक समय में, और काफी मार्जिन से एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पीछे छोड़ दिया था। और स्टीव जॉब, और वो तब हुआ था जब माइक्रोसॉफ्ट दुनिया के 99% लोग इस्तेमाल करते हैं और एप्पल सिर्फ दुनिया के कुछ ही % लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये कैसे संभव हो पाया था वो एक हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक बार बोर्ड मीटिंग हो रही थी एप्पल इंक में और काफी सारे डायरेक्टर्स ने कहा कि क्योंकि हमारा मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आता है उसी तरह से एप्पल का मैकिंटोश है। तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को जिस तरह से विंडो मार्केट में लाइसेंस सीडी बना के बेचता है, बाकी सारे किसी भी कंप्यूटर में आप वो लाइसेंस खरीद लीजिए, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो क्यों ना स्टीव से उनके डायरेक्टर ने पूछा तो हम लोग भी क्यों ना अपने मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में बेचना शुरू करें, ताकि एटलीस्ट हम लोग विंडोज को कॉम्पीट कर पाएंगे। और इसने मोनोपोली बना रखी है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी काफी अच्छा है, विंडोज से किसी मायने में कहीं भी कम नहीं पड़ता है। और अगर आप सच माने तो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरेबिलिटी में, परफॉर्मेंस में विंडोज से बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत ज्यादा स्टडी है, उसमें कोई भी वायरस नहीं आता है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है, स्टडी है। तो स्टिल स्टीव जॉब ने रिफ्यूज कर दिया डायरेक्टर को और उन्होंने बोला आप ये बताइए, आप $100 का ऑपरेटिंग सिस्टम बेचना चाहते हैं या $2000 की एक पूरी मशीन बेचना चाहते हैं। मतलब साफ था उनका कि स्टीव जॉब और एप्पल
मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने वाला था। और यही एक रीजन है जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम ही लोग बेचते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट इतने खूबसूरत और इतने पावरफुल होते हैं और उन्होंने ब्रांड क्रिएट कर दिया है। लोग मतलब पीपल्स आर ऑब्सेस्ड अबाउट एप्पल ब्रांड। उस कटे हुए सेब के पीछे दीवाने हैं लोग, और रात रात भर लाइन में लग के वो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उनके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है, उसके बाद भी वो लेते हैं। और स्टीव जॉब अपने जब इंजीनियर्स को और टीम मेंबर्स को प्रोडक्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में मीटिंग लेते थे, तो वो कहते थे कि आप इतना सुंदर, इतना बेहतरीन प्रोडक्ट बनाइए कि लोग हमारे मोबाइल फोन को मतलब लिटरली इतना ज्यादा पसंद करें कि वो उसको चाटना तक पसंद कर सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रोडक्ट बनाने की, और वो ये कहते थे कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती पे आपको ध्यान नहीं देना प्रोडक्ट की। उनके इंजीनियर्स का सर इसके अंदर क्या करना है, अंदर कौन सा कंज्यूमर देख पाएंगे, उनका नहीं, हमारा प्रोडक्ट अंदर बाहर हर तरफ से शानदार होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सुपर होना चाहिए। इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए स्टीव जॉब ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बहुत सारे और कंपनियों को पीछे छोड़ा और एप्पल सबसे बड़ी कंपनी बन गया। एक समय, अब आपको लगता होगा कि ये जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने हमेशा सक्सेस ही देखी है। एक समय ऐसा भी था जब स्टीव जॉब को खुद की कंपनी से उनको बाहर कर दिया गया। उन्होंने एक नए सीईओ को रखा था, पेप्सिको कंपनी के सीईओ को उन्होंने अपने यहाँ हायर किया था, और इसलिए रखा था कि शायद वो मार्केटिंग और प्रमोशन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पेप्सिको एक काफी बड़ी कंपनी थी उस समय, पूरी दुनिया में वो प्रोडक्ट बेचती थी अपनी। तो उन्होंने पेप्सिको के सीईओ को हायर किया और बाद में आगे चल के पेप्सिको के सीईओ ने उनको खुद की कंपनी से बाहर करा दिया। और जब वो अपनी कंपनी से बाहर हो गए तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई पिक्साल लैब करके, और वापस से वो कंपनी ने इतना अच्छा काम किया कि एप्पल ने पिक्साल को वापस खरीद लिया, और पिक्साल लैब को जब वापस खरीदा तो स्टीव जॉब वापस एप्पल में आ गए, और फिर धीरे धीरे उन्होंने काम अच्छा किया और वापस से वो एप्पल के सीईओ बन गया, और उन्होंने आईफोन, आईपॉड और मैकबुक्स, इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। और एक महान डिजिटल एंटरप्रेन्योर थे, दुनिया को बहुत कुछ उन्होंने दिया और बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया। तो मुझे लग रहा है कि हम लोग ने कई सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करी, और मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ। आपको लोगों को मैंने बहुत ज्यादा क्वेरी करने का मौका नहीं दिया, क्वेरी इसलिए करने का मौका नहीं दिया क्योंकि मैं आपको स्टोरी सुना रहा था। अभी हम लोग ने प्रॉपर क्लास स्टार्ट नहीं करी है, सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया है। मैं सिर्फ आज की क्लास में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और अपनी अदम्य इच्छा शक्ति का, जिसको विल पावर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके कोई भी साधारण इंसान, अभी मैं आगे आने वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि जिस तरह से वॉरेन बफेट ने 11-12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी थी, उस तरह से बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं। इंडिया में भी एक बच्चा है, वो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता है और वो बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। मुंबई के डिब्बा वालों के साथ उन्होंने टाई अप किया है, इसके ऊपर एक केस स्टडी ऑलरेडी बना रखी है, तो वो शायद मैंने आपके साथ क्लास में डिस्कस करी होगी। तो हम लोग उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये जो आज मैं आप लोगों से जो बात दुनिया के इस शताब्दी के और अभी तक के सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है और मैं चाहता हूं कि जल्दी से हम लोग एक और यूनिक एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर लें। वो है चाइना के जैक मा। जैक मा के अलावा ये एक्चुअली जो लिस्ट है, इसमें सभी एंटरप्रेन्योर एक से एक बढ़ के हैं। इलॉन मस्क इस सदी के सबसे क्रांतिकारी इंसान है, सबसे बड़े इनोवेटर हैं, जो कहते हैं कि वो मार्स में कॉलोनी बनाएंगे। एक बार क्योंकि ये बगल बगल लगे हुए हैं, तो मैं एक बार आपको बताऊं कि चाइना में या एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें जैक मा और इलॉन मस्क आपस में डिस्कस कर रहे थे, और उस वाले जो डिबेट या डिस्कशन है उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर उसको देखिएगा, या फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन दोनों महान एंटरप्रेन्योर्स की जो डिस्कशन है उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें मैं ये जैक मा एक बहुत साधारण इंसान थे। पहले हम लोग जैक मा की बात करते हैं, फिर हम लोग इलॉन मस्क की बात करेंगे। तो जैक मा एक बहुत साधारण इंसान थे, और वो इतने ज्यादा साधारण थे कि ग्रेजुएशन करने में ही वो 3-4 बार फेल हो चुके थे, और आखिरी में वो चाइना में थे। वो चाइना में इंग्लिश में थोड़ा सा उनका कमांड था, क्योंकि वो गाइड का काम करते थे, और वहां पे यूरोप अमेरिका से जो लोग टूरिस्ट आते थे उनको वो चाइना घुमाने ले जाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे करके उन्होंने इंग्लिश में अच्छा कमांड हासिल कर लिया था। बाकी पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे, ग्रेजुएशन में 2-3 बार फेल हो चुके थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंग्लिश से किसी तरह से ग्रेजुएशन किया,
और उनका फेलियर्स का, स्ट्रगल का दौर इतना ज्यादा खराब था कि एक बार कहा जाता है कि KFC ने उनके शहर में जहां पे वो रहते थे अपना स्टोर ओपन किया और वहां पे लगभग 23-24 लोगों की वैकेंसी थी, 24 लोगों की वैकेंसी थी, 25 लोगों ने अप्लाई किया, 24 लोगों को रख लिया गया, जैक मा को हटा दिया गया। तो आप समझ लीजिए इनका लक और परफॉर्मेंस या स्ट्रगल कितना हार्ड था। पता नहीं कितनी जगह इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, हर जगह इनको नो सुनने को मिला। और बाद में जैक मा वो शख्स थे जो चाइना के सबसे अमीर इंसान बने। और चाइना एक क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है जहां पे एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत मुश्किल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सोशलिस्टिक है, कम्युनिस्ट देश है वो, और ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। सारी कंपनियां, सारा असेट, सभी कुछ वहां की स्टेट का होता है, यानी कि वहां की रिपब्लिक पार्टी का होता है। पीपल रिपब्लिक पार्टी चाइना की जो है वो सारी की सारी एसेट वही ओन करती है। तो यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। ऐसे देश में जैक मा ने बहुत अच्छा काम किया। अलीबाबा और उसके अलावा वहां के उन्होंने फेसबुक जो लोकल उनका होता है, क्योंकि चाइना अपने यहाँ ना गूगल को आने देता है, ना फेसबुक को आने देता है, ना ट्विटर को आने देता है। इस तरह की किसी भी कंपनी को वो अपने यहाँ परमिट नहीं करता। उबर को भी उन्होंने परमिट नहीं करा है। तो वहां की टैक्सी सर्विस भी अलीबाबा चला रहा है, वहां का अमेजोन भी अलीबाबा है, वहां पे रेस्टोरेंट सर्विसेज भी अलीबाबा ऑफर करता है। ईच एंड एवरी डिजिटल सर्विसेज वो जैक मा की अलीबाबा ऑफर कर रही है। तो अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी बन गई, वो भी कम्युनिस्ट देश में, तो काबिल तारीफ है उनका एफर्ट। और इनके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ मोटिवेट करने की कोशिश करी कि इतना साधारण इंसान जो ग्रेजुएशन में 3-3 बार फेल हो रहा है, बिल गेट भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे, मार्क जुकरबर्ग ने भी कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। तो ये सारे लोग जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, लेकिन वो अपने विजन के लिए डेडिकेटेड थे, उन्होंने मेहनत बहुत करी और आखिरी में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास स्पेशल बैकग्राउंड होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफेट जो इस प्लेनेट के इतने बड़े क्रांतिकारी इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी बचपन से ही डोर टू डोर जाके चीजें बेची। मैंने आपको बताया जेफ बेजोस ने भी डोर टू डोर जाके अपनी बुक्स डिलीवर करी। करसन भाई जिन्होंने निरमा बनाया था, उन्होंने भी घर घर जाके कई सालों तक साइकिल पे निरमा बेचा। तो ये सारे लोग वो हैं जिनके पास कोई, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिनके पास कोई खास MBA, कोई BBA, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी और पैसे भी नहीं थे उनके पास। उन्होंने भी अपनी वाइफ के गहने बेचे, कुछ काम किया और उन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। और इस समय वो पूरी दुनिया का अट्रैक्शन का केंद्र, पूरी दुनिया की माइक्रोसॉफ्ट, आपका माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, सारी कंपनियां इस समय रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। इनको पता है कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी इंडियन कंपनी है जो आने वाले समय में इन सारी दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ सकती है। तो ये सारी की सारी कंपनियां भाग के इंडिया में आ रही है और इस भयानक क्राइसिस के दौर में भी रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने शेयर प्राइस को विद इन 1 to 3 मंथ 800 से बढ़ा के 2000 कर लिया। तो यानी 200 से 300% की ग्रोथ हासिल कर ली। और ये संभव हो पाया धीरू भाई अंबानी की प्रयासों से, जिन्होंने के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, एक साधारण इंसान थे और उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करी। तो मैं आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, लेकिन अगर आपके नजरों में आपके पास आपके ख्वाब हैं, आपके ड्रीम्स हैं, तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ऑलवेज थिंक हाई, बहुत बड़ा सोचिए, जितना बड़ा आप सोचेंगे। और इलॉन मस्क ने तो ये कहा था कि आप इतना बड़ा सोचिए कि लोग आपको पागल समझे कि अरे क्या बोल रहा है। इलॉन मस्क बोलते हैं कि मैं मार्स पे कॉलोनी बनाऊंगा, मैं रीयूजेबल रॉकेट बनाऊंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा था तो लोग उसको पागल समझते थे कि ये शायद पढ़ पढ़ के पागल हो गया है। और वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थे और वो दुनिया के पहले सेल्फ मेड रॉकेट साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ के रॉकेट बना दिया। तो जहां चाह वहां रहा। आप लोगों को मैं इस लेक्चर के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप को, आप अपना विजन बनाइए, अपना गोल बनाइए और विजन के लिए पागलपन की हद तक काम करिए। उसके लिए आप मेंटर ढूंढिए। हम सारे टीचर्स और हमेशा आपकी हेल्प के लिए है, मैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। आपको मेरे से जो हेल्प चाहिए
और मैं आपको बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है मैं वो रिसर्च करता हूँ, मैं रातों दिन रिसर्च कर रहा हूँ और आपके लिए जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इसके साथ मैं ये क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ।